हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तराखंड का समग्र राजनीतिक इतिहास डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की पुस्तक से वन लाइनर सीरीज पार्ट 6 के बारे में। तो इससे पहले इस वन लाइनर की सीरीज में मैं आपको 5 पार्ट प्रोवाइड करा चुका हूँ। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं दोस्तों, तो उन वीडियोस को आप लोग जरूर देख लें। आपके आगामी सभी उत्तराखंड के एग्जाम से तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये सीरीज आपकी रहने वाली है दोस्तों। इस सीरीज में हम अभी वन लाइनर पार्ट्स पढ़ रहे हैं। अगर आपको डिटेल्स में ये वीडियो देखनी है तो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। और अगर आप उत्तराखंड के आगामी एग्जाम से तो किसी भी टेस्ट सीरीज या ऑनलाइन कोर्स से जुड़ना चाहते हैं, तो प्ले स्टोर से हमारी एप्लीकेशन उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक को डाउनलोड करके भी जुड़ सकते हैं। तो इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा। और आज की इस वीडियो को दोस्तों शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि कुलिंदों के बाद उत्तराखंड में किसका आधिपत्य हुआ था। तो कुलिंदों के बाद उत्तराखंड में यौधेय राजवंश का आधिपत्य हुआ था। और दोस्तों कुलिंदों तक हमने इससे पहले पढ़ लिया था। तो कुलिंदों के बाद में कौन आए थे? यौधेय उत्तराखंड में आए हुए थे। ठीक है। यौधेय के द्वारा किसका दमन किया गया था? तो यौधेयों के द्वारा दोस्तों कुषाणों का दमन किया गया था। ठीक है। और कुषाण यहाँ से हारकर भाग गए थे। तो हमने कुलिंद भी पढ़ लिया था, कुषाण भी पढ़ लिया था। और यहाँ पर अब हम यौधेय राजवंश की शुरुआत करने वाले हैं। और इससे महत्वपूर्ण कुछ एक दो जो प्रश्न है वो बात कर लेते हैं। ठीक है। तो कुलिंदों के बाद या कुषाणों के बाद किसका आधिपत्य हुआ उत्तराखंड में? यौधेय वंश का या यौधेय राजवंश का यहाँ पे आधिपत्य हुआ था। यौधेय वंश की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो इनकी मुद्राओं से हमें यौधेय राजवंश की जानकारी मिलती है। और यहाँ से हमें द्वि तथा त्रि मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। ठीक है। तो द्वि या त्रि मुद्राएं हमें किसके प्राप्त हुई हैं दोस्तों? तो यौधेय राजवंश से हमें प्राप्त हुई हैं। ठीक है। और इनकी जो मुद्राएं हमें कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो जौनसार बाबर तथा कालू का डांडा से हमें यौधेय वंश की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और द्वि तथा त्रिमुद्रा लेख, द्वि या त्रि मुद्रा लेख वाली मुद्राएं या मुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है। तो प्रश्न बन सकता है एग्जाम में कि द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले सिक्के किसके शासनकाल में प्राप्त हुए थे? तो यौधेय वंश के शासनकाल में प्राप्त हुए थे। बाकी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है। यहाँ से द्वि तथा त्रि मुद्रा लेख वाले मुद्रा सिक्के प्राप्त हुए हैं जिन पर यौधेय गणस्य जयः अंकित है। इसके पृष्ठभाग पर इनके अधिष्ठता देवता शूलधारी कार्तिकेय का चित्र भी अंकित है। तो प्रश्न ये इंपोर्टेंट है कि यौधेय वंश के अधिष्ठता देवता कौन थे? तो अधिष्ठता देवता थे इनके कौन? शूलधारी कार्तिकेय जी। ठीक है। तो इनके अधिष्ठता देवता कौन थे? कार्तिकेय थे। ठीक है। और यौधेय वंश की लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि। क्योंकि ये जो यौधेय गणस्य जमह अंकित है, ये जो लिखा गया है यह ब्राह्मी लिपि में लिखा गया। तो कुषाणों के बाद कौन आए? यौधेय आए, जिनकी जानकारी हमें मुद्राओं से मिलती है। इनके द्विलिपि या द्वि और त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के हमें प्राप्त हुए हैं। जौनसार बाबर तथा कालो का डांडा से प्राप्त हुए हैं। और इनके अधिष्ठता देवता कौन थे? कार्तिकेय थे। और इनकी लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी। किस राजवंश के द्वि एवं त्रिमुद्रा लेख वाले सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो यौधेय वंश के प्राप्त हुए हैं। जौनसार बाबर तथा कालो का डांडा से किसकी मुद्राएं मिली है? यौधेय वंश की मुद्राएं मिली हैं। हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो टिहरी गढ़वाल से हमें हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं प्राप्त हुई। तो कनिष्क और हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं हमें कुषाण काल के दौरान प्राप्त हुई थी। तो वही जो हुइस्क की स्वर्ण मुद्राएं हमें मुनि की रेती टिहरी गढ़वाल या ऋषिकेश के आसपास से प्राप्त हुई हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि युगसैल के गोत्री वंश या वार्षगोन्य वंश का प्रतापी शासक कौन था? तो युगसैल के गोत्री वंश और वार्षगोन्य वंश का प्रतापी शासक था कौन दोस्तों? सील वर्मन। देखिए दोस्तों, जैसे ही यहाँ पे यौधेयों के द्वारा कुषाणों का दमन किया जाता है, तो उसके बाद में कुलिंद राजवंश धीरे धीरे लुप्त हो जाने लगता है और कुछ ही क्षेत्र में ये सिमट के रह जाता है। और जो बचे हुए भाग होते हैं उसमें यौधेयों का यहाँ पे शासन रहता है। लेकिन इसी बीच में कुषाणोत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक उत्तराखंड कई छोटे बड़े राज्यों में विभाजित हो जाता है, जिसमें हम अलग अलग राज्यों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि वार्षगोन्य राजवंश के बारे में पढ़ते हैं, यौधेय के बारे में पढ़ते हैं, परवर्ती कुलिंद हो गया, गोत्री वंश हो गया, शिव भवानी वंश हो गया, कुलूत वंश हो गया, या गोबिसाण का मित्र वंश हो गया, वार्षगोन्य वंश हो गया। तो कुषाणोत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक उत्तराखंड अनेक छोटे छोटे जो हमारे कह सकते हैं राजवंश में विभाजित हो जाता है। कुछ क्षेत्रों पर यौधेय शासन करते हैं, कुछ क्षेत्रों पर प्रवर्ती कुलिंद शासन करते हैं, कुछ क्षेत्रों पर गोत्री वंश के शासक शासन करते हैं, कुछ पर शिव भवानी वंश, कुछ पर कुलूत वंश, कुछ पर गोबिसाण में एक मित्र वंश रहता था, कुछ पर वार्षगोन्य राजवंश हमारे शासन करते थे। तो इन राजवंशों से भी कभी कभी छोटे मोटे हमारे प्रश्न बन जाते हैं, तो उन्हीं के बारे में अब हम पढ़ने वाले हैं। युगसैल के गोत्री वंश, जिसे दोस्तों वार्षगोन्य वंश भी कहते हैं, का प्रतापी शासक कौन था? यह था सीलवर्मन। ठीक है। और जो ये युगसैल का वार्षगोन्य वंश था या गोत्री वंश था, यह शासन कहाँ पे करता? तो कालसी के आसपास के क्षेत्र में, देहरादून के आसपास के क्षेत्र में गोत्री वंश या वार्षगोन्य वंश शासन करता था, जिसका सबसे प्रतापी शासक था कौन? सील वर्मन। याद रखना है आपको। ठीक है। और वार्षगोन्य वंश का संस्थापक कौन था अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा? तो पौड़। पौड़ हमारा वार्षगोन्य वंश या फिर हम कह सकते हैं युगसैल के गोत्री वंश का संस्थापक था, जिसकी राजधानी कहाँ थी? तो इसकी राजधानी कहाँ पे थी? कालसी में इसकी राजधानी थी। अगला प्रश्न है, वार्षगोन्य वंश की राजधानी कहाँ पे थी? कालसी में। और वार्षगोन्य वंश का संस्थापक कौन था? पौड़। दोस्तों इंपोर्टेंट ये प्रश्न बन सकते हैं आपसे कि वार्षगोन्य वंश किससे संबंधित था? तो युगसैल के गोत्री वंश से संबंधित था, जिसका प्रतापी शासक कौन था? सील वर्मन था। ठीक है, सील वर्मन। इसी के साथ
अगला हमारा प्रश्न है कि कुलिंदों की प्रमुख विशेषता क्या थी। तो कुलिंद दोस्तों व्यापार प्रधान हुआ करते थे, प्रकृति पूजक थे, मातृ सत्तात्मक परिवार था इनमें, और शिव के ये उपासक हुआ करते थे। यमुना के वाम तट पर किसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। तो राजा सीलवर्मन, जो कि वार्षगोन्य वंश का था दोस्तों, या हम कह सकते हैं युगसैल के गोत्री वंश का था। कौन? राजा सीलवर्मन, जिसे सर्वाधिक शक्तिशाली शासक के रूप में भी जाना जाता है। इसी ने यमुना के बाईं तट पर 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे, ठीक है। और इसकी 2 अश्वमेध वेदिकाएं बाड़वाला देहरादून से भी प्राप्त हुई हैं। तो 4 अश्वमेध यज्ञ किसके द्वारा कराए गए थे? राजा सीलवर्मन। राजा सीलवर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो वार्षगोन्य वंश या फिर युगसैल के गोत्री वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है, बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो राजा सीलवर्मन के द्वारा ही बाड़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया गया था। और ये बाड़वाला यज्ञ वेदिका कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है, यमुना नदी के पास में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि बृहत संहिता व मुद्रा राक्षस से कुल्लू घाटी में किस वंश की हमें जानकारी मिलती है कि कुल्लू घाटी में हमारा कौन सा वंश शासन करता था? कुलूत वंश है। तो मैंने आपको जो बताया कि कुषाणोत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक हमारा उसी बीच में एक वार्षगोन्य वंश होता है, एक होता है कुलूत वंश, जो कि कुल्लू घाटी विशेषता जो हमारा सिरमौर वाला क्षेत्र है या हिमाचल के आसपास का जो सीमा वाला क्षेत्र है, देहरादून हिमाचल वाला या उत्तरकाशी हिमाचल वाला, उसमें शासन करता था कौन? कुलूत वंश, ठीक है। और बृहत संहिता और मुद्रा राक्षस से हमें इस क्षेत्र में कुलूत वंश के शासन करने की जानकारी मिलती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ये आपके एग्जाम में बन सकता है, सिरमौर या हिमाचल प्रदेश के आसपास में, ठीक है। इसी के साथ साथ दोस्तों वार्षगोन्य के ऊपर ही, वार्षगोन्य के बगल में ही रवाई वाला जो क्षेत्र था उत्तरकाशी वाला, वहां पर एक हमारा शिव भवानी वंश भी शासन करता था, ठीक है। शिव भवानी वंश भी शासन करता था, उतना महत्वपूर्ण नहीं है शिव भवानी वंश, ठीक है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मित्र वंश के 2 मित्र राजाओं का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो काशीपुर तथा जसपुर से हमें मित्र वंश के 2 मित्र राजाओं का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि उत्तराखंड में मित्र वंश का संबंध कहाँ से है। तो गोबिसाण क्षेत्र से है। तो गोबिसाण आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, गोबिसाण क्षेत्र से यहाँ पे मित्र राजाओं का उल्लेख हमें मिलता है। और 2 मित्र राजाओं के बारे में जानकारी मिलती है, मात्र मित्र और पृथ्वी मित्र, यानी कि काशीपुर के गोबिसाण वाले क्षेत्र में उस टाइम पे मित्र वंश का शासन था, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग पता चलता है हमें? तो गोबिसाण के मित्र वंश के बारे में हमें यहाँ से पता चलता है, काशीपुर और जसपुर से। अगला प्रश्न है, किन ग्रंथों में उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो इसी के साथ एक हमारा कर्तपुर राज्य भी था, जिसे कहा जाता है कि कुलिंदों की ही एक शाखा ने बाद में कर्तपुर के रूप में भी शासन किया था, ठीक है। तो किस ग्रंथों से हमें उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन मिलता है। तो प्रयाग प्रशस्ति तथा लाखामंडल शिलालेख से हमें उत्तराखंड में कर्तपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का वर्णन देखने को मिलता है, ठीक है। और इतिहासकारों का दोस्तों ये मानना रहता है कि इसमें कि जो कर्तपुर राज्य के संस्थापक थे वो कौन थे? वह भी कुलिंद लोग ही थे, ठीक है। कौन थे? कुलिंद लोग ही थे। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में कर्तपुर राज्य को किसके अधीन बताया गया है। तो समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें कर्तपुर राज्य को गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। किसके? गुप्त साम्राज्य के अधीन बताया गया है। और जो कर्तपुर राज्य था इसमें उत्तराखंड का कुछ क्षेत्र, हिमाचल का कुछ क्षेत्र और रोहिलखंड का कुछ क्षेत्र आता था। अगला प्रश्न है, कर्तपुर राज्य के संस्थापक कौन थे। तो कुलिंद लोगों को ही कर्तपुर राज्य का संस्थापक माना जाता है। और चमोली से लेकर के कुमाऊं तक और थोड़ा बहुत हिमाचल प्रदेश का एरिया भी हमारा इसके अंतर्गत आता था। कर्तपुर राज्य की राजधानी कौन सी थी। तो कार्तिकेयपुर थी, यानी कि आप ये कर्तपुर राज्य को दोस्तों, ये कर्तपुर राजवंश भी कह सकते हैं आप, या वंश भी कह सकते हैं, जो कि कुलिंदों की ही एक शाखा के रूप में कार्यरत थी। और गुप्त काल या किसके साम्राज्य के अधीन ये इनका शासनकाल बताया है। तो गुप्त काल के अधीन, ठीक है। और किसमें बताया गया? समुद्रगुप्त की जो क्या थी, प्रयाग प्रशस्ति रचना है उसमें बताया गया है, ठीक है। और इसी प्रयाग प्रशस्ति रचना में और लाखामंडल के शिलालेख में हमें कर्तपुर राज्य के राजनीतिक स्वरूप का भी वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है, कर्तपुर राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता है। तो कर्तपुर राज्य के शासकों को दोस्तों खसाधिपति या शकपति के नाम से जाना जाता है। अगर हम बात करेंगे अलग अलग ग्रंथों के अकॉर्डिंग दोस्तों, तो राजशेखर की पुस्तक है क्या, काव्य मीमांसा। तो काव्य मीमांसा में कार्तिकेयपुर क्षेत्र में एक बलशाली राजा की हमें बात देखने को मिलती है, जिसे खसाधिपति कहा जाता है। क्या? खसाधिपति कहा जाता है। इसी के साथ साथ विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम और बाणभट्ट के हर्षचरित्र में भी इसी खसाधिपति को शकपति कहा गया। इसीलिए कहा जाता है कि कर्तपुर राज्य के जो शासक होते थे इन्हें क्या कहा जाता था, खसापति, खसाधिपति या शकपति कहा जाता था। याद रखना दोस्तों आपका पॉइंट है, किस किस के अकॉर्डिंग, राजशेखर की काव्य मीमांसा, विशाख दत्त के देवी चंद्रगुप्तम और बाणभट्ट के हर्षचरित्र रचनाओं के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कर्तपुर राज्य के शासकों को खसाधिपति या शकपति नाम से जाना जाता था। और एक खसाधिपति या शकपति का वर्णन दोस्तों आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि गुप्त काल में रामगुप्त को हराकर रामगुप्त की पत्नी ध्रुव स्वामिनी को लेकर वो अपने राज्य में आ जाता है। उसके बाद में चंद्रगुप्त के द्वारा चंद्रगुप्त के द्वारा उस पर आक्रमण करके उसके राज्य को जीत लिया जाता है। यानी कि जो एक खसाधिपति था या शकपति था, ये बहुत शक्तिशाली शासक माना जाता है, क्योंकि इसने गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त सेकंड का जो वरिष्ठ या ज्येष्ठ जो भ्राता थे, उनके भाई थे रामगुप्त, उनके साथ में युद्ध किया था, उनको हराया था और उनकी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को जीतकर यह ले आया था। इसका वर्णन हम भारत के इतिहास में भी पढ़ते हैं। इसीलिए दोस्तों महत्वपूर्ण ये प्रश्न है कि कर्तव्य राज्य के शासकों को किस नाम से जाना जाता था, खसाधिपति या शकपति नाम से जाना जाता था। अगले प्रश्न की बात करता है, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि खसाधिपति या शकपति के साथ राम
गुप्त का युद्ध होता है जिसमें ध्रुव स्वामिनी को खसादिपति जीत कर ले आता है। फिर चंद्रगुप्त सेकंड के द्वारा खसादिपति को हराकर ध्रुव स्वामिनी को दोबारा से छुड़ाया जाता है और इस क्षेत्र पर उसके बाद में फिर चंद्रगुप्त सेकंड का अधिकार हो जाता है। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है कि कर्तपुर राज्य के शासकों का अंत किसने किया था, या खसादिपति या सकपति शासकों का अंत किसने किया था, तो चंद्रगुप्त सेकंड ने किया था। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं कि कुलिंद का अर्थ स्वतंत्र राज्य कहलाता है या कुलिंदु का अर्ध स्वतंत्र होगा दोस्तों, क्या अर्ध स्वतंत्र राज्य क्या कहलाता है कुलिंदु का, तो कर्तपुर राज्य कहलाता है, क्योंकि कुलिंदु के ही एक शासक के रूप में इसे जाना जाता है। और खसादिपति या सकपति यहाँ के शासकों को कहा जाता है। और कुछ कुछ इतिहासकार दोस्तों ये भी कहते हैं कि जो ये सकपति या खसादिपति था यह कुशाण वंशी शासक था। ठीक है, तो अलग अलग इतिहासकारों की इसमें फिर हमारी अलग अलग राय है। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि कर्तपुर राज्य की राजधानी कार्तिकेयपुर ही मानी जाती है और कर्तपुर राज्य के शासकों को खसादिपति या सकपति नाम से जाना जाता है, जिनकी जो पहचान है वह कुलिंद शासकों के रूप में की जाती है। और खसादिपति या सकपति आपको ये याद रखना है, क्योंकि ध्रुव स्वामिनी को भी यह जीत कर लाया हुआ था। और कुलिंद वंश का अर्ध स्वतंत्र राज्य या अर्ध स्वतंत्र राज्य किसे कहा जाता है, कर्तपुर राज्य को कहा जाता है, जिसकी राजधानी कार्तिकेयपुर थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि लाखा मंडल के खंडित शिलालेख में किस वंश की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो लाखा मंडल के खंडित शिलालेख में दोस्तों छांगलेस या छंगलेस वंश की राजधानी मिलती है, जानकारी मिलती है। छंगलेस या छागलेस वंश के बारे में हमें जानकारी मिलती है किससे, लाखा मंडल से के खंडित शिलालेख से। और यह प्रश्न दोस्तों यूके ट्रिपल पूछ भी चुका है कि निम्न में से किस शिलालेख से हमें छगलेश राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो लाखा मंडल में खंडित शिलालेख से हमें छंगलेश वंश के शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। और कितने शासकों के बारे में दोस्तों, तो 7 राजाओं या शासकों के बारे में हमें छगलेश वंश के बारे में पता चलता है, किससे, इस लाखा मंडल के खंडित शिलालेख से। ठीक है, छगलेश वंश का प्रतापी शासक कौन था, तो नरपति अहिदास को छगलेश या जयदास भी कहीं कहीं आपको मिलेगा, अहिदास या जयदास कर लीजिएगा आप इसे छगलेश वंश का प्रतापी शासक माना जाता है। ठीक है, तो छगलेश वंश भी था एक छोटे से क्षेत्र में, जो यामुन उपत्यका वाला क्षेत्र था, हमारा यमुना नदी के आसपास वाला क्षेत्र था, वहां पर एक छगलेश का राजवंश भी शासन करता है। ठीक है, और इस छगलेश राजवंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, तो इसकी राजधानी थी यामुन प्रदेश, या फिर आप कह सकते हैं जौनसार वाला क्षेत्र हमारा छगलेश राजवंश की राजधानी थी, जिसका वर्णन हमें लाखा मंडल के शिलालेख से प्राप्त होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है छगलेश वंश तथा यदुवंश का शासन स्थान कहाँ था, तो यामुन प्रदेश था। तो ये एक यदुवंश भी होता है दोस्तों, छगलेश वंश के पहले, जिनका जो शासन स्थान होता है यामुन प्रदेश, यानी कि यमुना नदी के आसपास का क्षेत्र ही इनका शासन स्थान माना जाता है। ठीक है, तो उत्तराखंड कई छोटे छोटे अंगों में या टुकड़ों में विभाजित था इस टाइम पे, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग राजवंश अपना शासन करते थे। यही चीजें आपको यहाँ पे देखनी है। ठीक है, तो छगलेश वंश पूछा गया दोस्तों आपसे, कर्तपुर राज्य के बारे में एग्जाम में पहले प्रश्न पूछा गया है, तो अगली बार हो सकता है कि यदु राजवंश से संबंधित लाका जो हमारा राजकुमारी ईश्वरा का शिलालेख है वह यदु राजवंश से संबंधित मानी जाती है, वो भी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। तो यहाँ से जो अन्य पोर्शन बचे हुए हैं वहां से आप प्रश्न पूछे के जाएंगे, चांसेज बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो छगलेश तथा यदु वंश का शासन स्थान यामुन प्रदेश था। कुलिंदों की मूल भूमि भी दोस्तों यामुन प्रदेश ही मानी जाती है। ठीक है, तो कुछ इतिहासकार ये भी कहते हैं कि यमुना उपत्यका के ये जो राज्य थे छगलेश का और यदु राजवंश का राज्य था, ये भी कुलिंदों की ही शाखाएं रही होंगी, क्योंकि यामुन प्रदेश जो था वह कुलिंदों की मूल भूमि था। तो कुलिंदों की मूल भूमि यामुन प्रदेश को माना जाता है। ठीक है, तो छगलेश वंश आपको याद रखना है, लाखा मंडल में मिले खंडित शिलालेख से हमें छगलेश राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है। इसमें सबसे शक्तिशाली शासक जो होता है उसका वो होता है नरपति जयदास, उसके सहित वहां पे 7 राजाओं का हमें वर्णन मिलता है। अगला प्रश्न है यदु या यादव राजवंश के संस्थापक कौन थे, तो यदु या यादव राजवंश के संस्थापक थे कौन दोस्तों, सेन वर्मन। इनकी राजधानी भी कहाँ थी, यामुन प्रदेश के आसपास ही इनकी राजधानी भी थी। तो उत्तर गुप्त काल में मेनली हम दोस्तों उत्तराखंड के क्षेत्र में 4 वंशों के बारे में पढ़ते हैं। एक होता है यादव या यदु राजवंश, दूसरा होता है नाग राजवंश, तीसरा होता है मौखरी राजवंश और चौथा होता है क्या, वर्धन राजवंश। तो प्रश्न अगर आपसे ये बनता है कि उत्तर गुप्त काल में उत्तराखंड के मुख्यतः कौन कौन से राजवंश शासन करते थे, यदु राजवंश या यादव राजवंश करता था, नाग राजवंश करता था, मौखरी राजवंश करता था और उसके बाद में वर्धन राजवंश करता था, जिसे हम बाद में हर्षवर्धन के नाम से भी जानते हैं। और इससे पहले दोस्तों जो हमारा कुषाणोत्तर काल से लेकर गुप्त काल तक की कंडीशन थी, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तराखंड के सभी छोटे छोटे राज्यों का अंत करके उसका एकीकरण किसने किया था, तो उत्तराखंड के सभी छोटे छोटे राज्यों का अंत करके उसका एकीकरण करने का श्रेय जो आता है दोस्तों वो जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। किसको, चंद्रगुप्त द्वितीय को उसका श्रेय जाता है, क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय ही दोस्तों खसादिपति या सकपति को हराता है और उसी के बाद में इस पूरे क्षेत्र पर वह अपनी विजय प्राप्त करता है। और उत्तराखंड में जो भी छोटे छोटे राजवंश थे, वार्षगोन्य हो गया, शिव भवानी हो गया, कुलुत हो गया, मित्रवंश हो गया, अधिष्ठा वंश हो गया, खस हो गया, कुमाऊं में खस भी शासन करते थे, छागलेश हो गया, योधेय हो गया, कृतपुर हो गया, ये सभी राजवंशों का उसने विलय कर दिया था। किसने, चंद्रगुप्त सेकंड ने। लेकिन चंद्रगुप्त सेकंड अगर ऑप्शन में नहीं होगा तो आप वहां पे समुद्रगुप्त को भी सही कर सकते हैं, क्योंकि समुद्रगुप्त के द्वारा भी साम्राज्य एकीकरण किया गया था, उत्तराखंड के सभी राज्यों छोटे छोटे राज्यों को जीता गया था। ये पॉइंट आपको डायरेक्टली याद रखने हैं और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में उत्तर गुप्त काल में अब हम पढ़ रहे हैं यादव के बारे में। ठीक है, तो यदु या यादव राज्य के संस्थापक कौन था, सेन वर्मन। ठीक है, और
यदु या यादव राजवंश के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल शिलालेख से हमें इसकी जानकारी मिलती है। और ये प्रश्न मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। और जो ये ईश्वरा थी, यह किसकी पुत्री थी? यह भास्कर वर्मन की पुत्री थी। भास्कर वर्मन ये भी कौन थे? यदु राजवंश के ही एक राजा हुआ करते थे। भास्कर वर्मन इनकी ये पुत्री थी। और चंद्रगुप्त जो हमारे जालंधर के राजकुमार थे, उनकी ये पत्नी हुआ करती थी। और इनके द्वारा लाखामंडल में एक शिव मंदिर का निर्माण भी कराया गया था। और लाखामंडल शिलालेख से ही हमें इस क्षेत्र में यदु राजवंश की जानकारी मिलती है। ठीक है। उत्तराखंड में त्रिलिपि सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो उत्तराखंड में त्रिलिपि सिक्के भी दोस्तों यदु राजवंश के ही प्राप्त हुए हैं। ठीक है। और इस यदु राजवंश को सिंहपुर का यदु राजवंश कहकर भी संबोधित किया जाता है, जिसके संस्थापक कौन थे? सेन वर्मन थे। कुछ इतिहासकार दोस्तों जो सील वर्मन है, जिसके द्वारा 4 अश्वमेध यज्ञ कराए गए थे और बड़ा वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया गया था, जो कि हमने वार्षिकोन्नी वंश में पढ़ा था। कुछ इतिहासकार ये कहते हैं कि जो ये सील वर्मन था, ये भी यदु राजवंश का था, लेकिन ये बिल्कुल गलत सा हमारा फैक्ट फिर हो जाता है। ठीक है। यामन प्रदेश की यदुओं की राजधानी कहाँ थी? तो यदुओं की राजधानी थी दोस्तों सिंहपुर। तो सिंहपुर क्यों प्रसिद्ध था? यदुवंश की राजधानी यानी कि यादवों की राजधानी है, तो हमारा सिंहपुर प्रसिद्ध था। ठीक है। और वर्तमान में इसी सिंहपुर को लाखामंडल नाम से जाना जाता है। और सिंहपुर के साथ साथ ही दोस्तों इसे मड़ नाम से भी जाना जाता था। क्या? मड़ नाम से भी इसे जाना जाता था। मड़ भी क्या है? लाखामंडल का ही प्राचीन नाम है दोस्तों, मड़। याद रखना है आपको। ठीक है। मड़ या सिंहपुर या लाखामंडल, ये तीनों ही आपको याद रखने हैं। तो यदु राजवंश से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको दोस्तों बता दिए हैं। और एक दो प्रश्न मैं आपको पहले करा चुका हूं कि यदु राजवंश से हमें कितने राजाओं के बारे में उल्लेख मिलता है? तो 11 पीढ़ियों के 12 राजाओं के बारे में हमें यहाँ पे उल्लेख देखने को मिलता है। और राजकुमारी ईश्वरा के लाखामंडल प्रशस्ति या लाखामंडल शिलालेख से हमें सिंहपुर के यदु राजवंश के बारे में पता चलता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि उत्तराखंड में नागों की पुष्टि होती है किससे? त्रिशूल लेख से। ठीक है। तो बाड़ाहाट तथा गोपेश्वर में हमारे त्रिशूल लेख मिले हैं, जहां से हमें नागों के निवास की इस क्षेत्र में पुष्टि होती है। ठीक है। और उत्तर गुप्त काल में इस क्षेत्र में नाग राजवंश का भी शासन चलता था। और 2 त्रिशूल लेख है हमारे मुख्यतः, जो कि नाग राजवंश की सूचना के प्रमुख स्रोत हैं। एक है बाड़ाहाट स्थित त्रिशूल लेख और दूसरा है गोपेश्वर स्थित त्रिशूल लेख। अगला प्रश्न है गोपेश्वर से प्राप्त त्रिशूल लेख में उत्तराखंड के किस वंश के अस्तित्व का पता चलता है? तो गोपेश्वर स्थित जो त्रिशूल लेख है उससे हमें उत्तराखंड के नाग वंश के बारे में जानकारी मिलती है। किस वंश के बारे में? नाग वंश के बारे में। और नाग वंश के कितने राजाओं का वर्णन मिलता है? 4 राजाओं का इसमें हमें जिक्र मिलता है गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से। कौन कौन से 4 राजा दोस्तों? स्कंदनाग, विभुनाग, अंशुनाग और गणपति नाग। इंपोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। गोपेश्वर त्रिशूल लेख किस लिपि का प्रयोग हुआ है? तो गोपेश्वर त्रिशूल लेख में दोस्तों दक्षिण ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ है। क्या? दक्षिण ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है गोपेश्वर त्रिशूल लेख, या नॉर्मली आप ब्राह्मी लिपि भी कह सकते हैं। अगला है बाड़ाहाट त्रिशूल लेख किस लिपि में लिखा गया है, या बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में किस लिपि के लेख मिले हमें? तो संख लिपि के लेख मिले दोस्तों बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में। किस लिपि के? संख लिपि के, या उत्तर ब्राह्मी लिपि भी कह सकते हैं। और यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि द्वाराहाट स्थित जो त्रिशूल मंदिर है या त्रिशूल लेख है या जो शक्ति मंदिर है, उसमें किस लिपि में लिखे लेख मिले गए हैं? तो दोस्तों उसमें संख लिपि में लिखे लेख मिले हैं। ठीक है। और इसी के साथ साथ दोस्तों जो हमारा गोपेश्वर में त्रिशूल लेख मिले हैं, गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर में, तो वहां पर नागपति नाग का भी हमें त्रिशूल लेख मिला हुआ है और अशोक चल्ल का भी हमें त्रिशूल लेख मिला हुआ है। ठीक है। नागपति नाग का 6वीं सदी का त्रिशूल लेख हमें मिला है और अशोक चल्ल का 12वीं सदी का जो त्रिशूल लेख है हमें गोपेश्वर के रुद्र शिव मंदिर या गोपीनाथ मंदिर से मिला हुआ है। ये पॉइंट भी आपको डायरेक्टली नोट डाउन करने हैं। और रुद्र महालय मंदिर गोपेश्वर से मुख्यतः हमें अभिलेख मिले हैं गोपेश्वर वाले। ठीक है। बाकी बाड़ाहाट जो हमारा वर्तमान जो उत्तरकाशी है, उसे प्राचीन समय में दोस्तों बाड़ाहाट नाम से भी जाना जाता था। ठीक है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो गणपति नाग दोस्तों नागवंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। और गणपति नाग के द्वारा ही जो हमारा त्रिशूल लेख खुदवाया गया था, कहाँ पे दोस्तों? गोपेश्वर के रुद्र महादेव मंदिर में। ठीक है। और कहीं कहीं आपको गणपति नाग के अलावा दोस्तों यहाँ पे मिलेगा कि जो ये त्रिशूल लेख खुदाने का श्रेय जाता है वह नागपति नाग को जाता है। तो ये दोनों फैक्ट याद कर लीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग वहाँ पे आप सही कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि नागपति नाग का भी उल्लेख हमें मिलता है। ठीक है। और गणपति नाग का भी हमें उल्लेख मिलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि यामन प्रदेश से यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय किसको जाता है? तो गणपति नाग को ही यामन प्रदेश से यादवों का अस्तित्व मिटाने का श्रेय जाता है। और इस गणपति नाग के द्वारा ही सिंहपुर के यदु राजवंश का अंत करके उस क्षेत्र को विजित कर लिया गया था। ये भी हम लोग पढ़ते हैं और इंपोर्टेंट भी है। ठीक है। और आज का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है कि किसके द्वारा साम्राज्य विस्तार कर उत्तराखंड के सभी राज्यों का विलय कर दिया गया था? तो सबसे पहले समुद्रगुप्त के द्वारा कुछ छोटे छोटे राज्यों का विजय किया गया था। उसके बाद में लास्ट में चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा खसाधिपति या सकपति को हराकर कर्तव्यपुर राज्य को भी खत्म करके उत्तराखंड के इस संपूर्ण क्षेत्र को जीत लिया गया था और इस क्षेत्र पर गुप्तों का आधिपत्य हो गया था। फिर उसके बाद में उत्तर गुप्त काल में फिर यहाँ पर अलग अलग राजवंश की जानकारी मिलती है, जिसमें हमने यादव राजवंश को पढ़ लिया है, नाग राजवंश को पढ़ लिया है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न आ सकते थे वो भी हमने पढ़ लिए हैं। आगे आने वाली वीडियोज में फिर हम इससे आगे की वीडियो क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो अगला प्रश्न वही है कि नागवंश की सत्ता को उत्तराखंड से किसने समाप्त किया? आप देखिए, यादवों को समाप्त किया किसने? नागों ने। अब नागों को किसने समाप्त किया? तो नागों को दोस्तों लास्ट में हमारा कन्नौज के मौखरी राजवंश ने नागों की यहाँ पे समाप्ति कर दी। नागवंश की सत्ता को उत्तराखंड से किसने समाप्त किया था? मौखरी वंश ने समाप्त किया था। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम, धन्यवाद।